हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद स्वप्नाली। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट किया एक टॉपिक लाइफ प्रोसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल सिस्टम, फीमेल सिस्टम एंड बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए। आज मैं स्टार्ट करूंगी टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक पेज नंबर 31 पे है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल, हाथ में पेंसिल ले लो ताकि तुम लोग मार्क कर सको। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगोज सम चेंजेस एट प्यूबर्टी एंड दोस चेंजेस रिपीट एट द इंटरवल ऑफ एवरी 28 to 30 डेज। ओके, सो फीमेल सिस्टम में कुछ चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी में, और वो चेंजेस जो है वो 28 to 30 डेज चलते हैं। दीज रिपीटेटिव चेंजेस आर कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो रिपीटेटिव चेंजेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, सो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है? सो इट इज अबाउट 28 to 30 डेज। ठीक है, menstrual cycle is a natural process and controlled by 4 hormones. Those 4 hormones are follicle stimulating hormone FSH, luteinizing hormone LH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो जो 4 हार्मोन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं वो है FSH, LH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अंडरलाइन करो क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नाउ one of the several follicles in the ovary starts to develop along with the oocyte present in it under the effect of follicle stimulating hormone। ठीक है, सबसे पहला हार्मोन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर काम करेगा, मतलब वर्क करेगा, ओके, कंट्रोल करेगा, वो है FSH। So follicle stimulating hormone is the first hormone which will take part in the menstrual cycle. So what is the function of FSH? FSH क्या करता है? Follicle stimulating hormone, नाम से ये क्या करेगा? फॉलिकल्स को डेवलप करेगा। सो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, याद करो, ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल होते हैं। तो FSH जो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है वो क्या करता है? वो एक फॉलिकल को, बहुत सारे फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल को डेवलप करता है। ठीक है, सो वन ऑफ द सेवरल फॉलिकल्स, तुम लोग अंडरलाइन करोगे, सबसे पहला जो है वो अंडरलाइन करोगे, वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सबसे पहला हार्मोन। ओके, ये वाला अंडरलाइन करो। 28-30 डेज अंडरलाइन किया, ये अंडरलाइन करो। मेंस्ट्रुअल साइकिल अंडरलाइन करो। 4 हार्मोन्स के जो नाम है वो अंडरलाइन करो। सबसे पहला हार्मोन जो काम करता है, यहाँ पे तुम 1 लिख सकते हो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन? One of the several follicles in the ovary start to develop along with the oocyte present in it under the effect of follicle stimulating hormone. So follicle stimulating hormone वो क्या करता है? बहुत सारे फॉलिकल में से एक फॉलिकल को डेवलप करता है, और उस फॉलिकल के अंदर जो एक oocyte होगा उसको भी डेवलप करता है। फॉलिकल भी डेवलप हो रहा है, उसके अंदर जो एग है, oocyte है, वो भी डेवलप होता है। ठीक है, now this developing follicle secretes estrogen। ये जो फॉलिकल जो डेवलप हो रहा है उसी के कुछ सेल्स है वो एस्ट्रोजन, सेकेंड हार्मोन जो काम करेगा वो है एस्ट्रोजन। पहला हार्मोन FSH, दूसरा हार्मोन एस्ट्रोजन। FSH कौन बना रहा है? वो बना रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, एस्ट्रोजन कौन बना रहा है? ये जो फॉलिकल्स जो FSH ने डेवलप किया है उसी के कुछ सेल्स है जो एस्ट्रोजन बनाते हैं। सी, सो दिस डेवलपिंग फॉलिकल सिक्रीट्स एस्ट्रोजन। अंडरलाइन करो। Endometrium of the uterus starts to develop during the first cycle or regenerate during subsequent cycles under the effect of estrogen. So estrogen क्या करता है? ध्यान दो, यहाँ पे देखो। ओके, ये यूट्रस का वॉल है। सी, दिस इज यूट्रस। ये डायग्राम पहले समझो। यहाँ पे दिया है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो तुमको दिख रहा है ये क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे हाइपोथैलेमस है जो ब्रेन का पार्ट है, उसके नीचे जो ये तुमको दिख रहा है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये हार्मोन बना रहा है FSH एंड LH। ठीक है, अच्छा, ये क्या तुमको दिख रहा है? ये जो तुमको दिख रहा है ये ओवरीज के अंदर के चेंजेस बता रहे हैं। ओवरीज में देखो ये फॉलिकल्स डेवलप हो रहा है, ये एग है, ये एग रिलीज हो, ये ओवरी के अंदर का पार्ट है, ये वाला पार्ट। ठीक है, अच्छा, ये क्या है? ये यूट्रस है। फीमेल का जो यूट्रस होता है उसका जो वॉल है, इनर वॉल एंडोमेट्रियम, यूट्रस का जो इनर वॉल एंडोमेट्रियम, उसका ये थिकनेस बता रहे कि यहाँ पे देखो कितना पतला है, यहाँ पे देखो कितना थिक है, वापस पतला हो गया। तो जब ये पतला हो रहा है, यहाँ पे रेड रेड दिख रहा है, तो यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, यहाँ पे यू कैन सी द ब्लड कमिंग आउट। ओके, सो ये जो है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डायग्राम फर्स्ट। बच्चों, डायग्राम पहले समझो। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है जो FSH LH प्रोड्यूस करेगा। ये जो है ये ओवरीज का पार्ट है, ये कैन सी ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहा है वो दिखा रहा है। और ये जो है ये यूट्रस का वॉल, जो सबसे अंदर का वॉल होता है एंडोमेट्रियम, वो एंडोमेट्रियम का थिकनेस बता रहे हैं कि कहाँ पे वो थिन है, कहाँ पे वो थिक है। और यहाँ पे नीचे तुमको दिख रहा है ये 1 2 3 4 5 6, ये 28 डेज। देखो यहाँ पे 28 डेज, तुम गौर से देखो, देखो 28 डेज के बाद ये 1 and 2 हो गया। ओके, सो 28 डेज जैसे ही खत्म हुआ वापस डे 1 एंड डे 2 हो गया।
ठीक है, ओके। सो अंडरस्टैंड करो ये, ओके। नाउ ये डायग्राम समझा। अभी क्या हो रहा है देखो, सबसे पहला हार्मोन कौन आ रहा है, एफएसएच। एफएसएच बहुत सारे फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल डेवलप कर रहा है। ये जो फॉलिकल डेवलप हो रहा है उसी के कुछ सेल्स एस्ट्रोजन बना रहे हैं, और ये जो एस्ट्रोजन है ये इस एंडोमेट्रियम को रिपेयर कर रहा है। देखो ये यहाँ पे पतला था, लेकिन एस्ट्रोजन की वजह से ये वॉल रिपेयर हो रहा है, ये ठीक हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स कम बैक अगेन। So this developing follicle secretes estrogen. Endometrium of the uterus starts to develop during the first cycle or regenerate during the subsequent cycle. Now जिस टाइम पे लास्ट टाइम मैंने तुमको मेनार्ज एंड मेनोपॉज के बारे में डिस्कस किया, राइट? जब एक फीमेल का पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेनार्ज। जो नॉर्मली प्यूबर्टी एज में, लेट्स से वो लड़की 13 साल की है और वहां पे उसका फर्स्ट टाइम उसको ब्लीडिंग आ गया तो उसको हम लोग मेनार्ज बोलते हैं। तो फर्स्ट टाइम में ये जो एस्ट्रोजन है ये फर्स्ट साइकिल में यूट्रस को डेवलप कर रहा है, वॉल को डेवलप कर रहा है, एंड सब्सिक्वेंट साइकिल क्योंकि एवरी मंथ 28 डेज के बाद होता रहेगा उसको रीजनरेट कर रहा है। ओके, नाउ लेट्स से कि फर्स्ट साइकिल है तो फर्स्ट साइकिल में यूट्रस का ये वॉल डेवलप हो रहा है। ओके, ये डेवलप ये फर्स्ट टाइम है, सपोज यहां से इमेजिन करो कि ये फर्स्ट टाइम है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे भी ब्लड चालू हो रहा है तो ये अभी सेकेंड साइकिल हुआ, मतलब यहाँ पे इसके बाद सेम ऐसा ही होगा, तो सेकेंड टाइम वो रीजनरेट होगा। फर्स्ट टाइम नॉर्मली फॉर्म हो रहा है लेकिन सेकेंड टाइम वो क्या हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है, ठीक है। नाउ endometrium is the inner wall of the uterus, starts to develop during the first cycle or regenerate during subsequent cycles under the effect of estrogen, ठीक है। चलो रिकॉल करते हैं अगेन। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है, 28 to 30 डेज का होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने हार्मोन्स यूज होते हैं, 4 हार्मोन्स यूज होते हैं। 4 हार्मोन्स में कौन से हार्मोन्स है, एफएसएच एंड एलएच, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एफएसएच एंड एलएच कौन प्रोड्यूस करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कौन प्रोड्यूस करता है, ओवरीज प्रोड्यूस करता है। ओके, हम लोगों ने डायग्राम भी देखा है। डायग्राम में कम ऑन अगेन, डायग्राम में ये वाला पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी एफएसएच एलएच प्रोड्यूस कर रहा है। ओके बच्चों ये क्या है, यस ये ओवरीज के अंदर के चेंजेस बता रहे हैं। बच्चों ये क्या है, यस ये यूट्रस का इनर वॉल जो है एंडोमेट्रियम, उसका ये वॉल कितना पतला हो रहा है, कितना थिक हो रहा है ये बता रहे हैं। और नीचे जो 1 2 3 4 दिख रहे हैं वो नंबर ऑफ डेज फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल है। सो दिस इज द नंबर ऑफ डेज, ठीक है। सबसे पहला हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है, एफएसएच प्रोड्यूस हो रहा है। वो क्या कर रहा है, ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स है बहुत सारे, उसमें से एक फॉलिकल को डेवलप कर रहा है और उसके अंदर जो एग है उस साइड है उसको भी डेवलप करता है। सबसे पहला हार्मोन एफएसएच। सेकंड हार्मोन कौन सा, अभी ये जो डेवलपिंग फॉलिकल्स है इन्हीं के कुछ सेल्स है जो एस्ट्रोजन बनाएंगे। ओके, एस्ट्रोजन क्या करेगा, तो ये जो यूट्रस का वॉल जो पतला हो रहा है उसको डेवलप करेगा फर्स्ट साइकिल में, जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, एंड जब सब्सिक्वेंट साइकिल्स होंगे उसको रीजनरेट करेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया, यहां तक कोई डिफिकल्टी है बच्चों? ओके, अगर डिफिकल्टी है तो वापस एक बार वो वीडियो देखो मेरा, ठीक है। मीनवाइल डेवलपिंग फॉलिकल कंप्लीट्स इट्स डेवलपमेंट, फॉलिकल जो है वो डेवलपमेंट कंप्लीट, इट बर्स्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, नाउ अभी डायग्राम को समझो। देखो यहाँ पे एफएसएच ने ये फॉलिकल को डेवलप किया, ठीक है। अभी फॉलिकल के अंदर उसाइड एग को भी डेवलप किया। अभी डेवलप हुआ है ना तो हो गया, अभी एफएसएच का काम खत्म हुआ। वहां पे जैसे एफएसएच का काम खत्म हुआ, कब खत्म हुआ, जब उसने उस फॉलिकल के अंदर उसाइड एंड फॉलिकल को अच्छे से डेवलप किया। अभी एफएसएच का सिक्रीशन स्टॉप हो जाएगा एंड एलएच का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी एलएच क्या करेगा, ये जो भी फॉलिकल्स है उसको रप्चर करेगा, बर्स्ट करेगा, और अंदर जो oocyte है, एग है, उसको रिलीज करेगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। सो ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस अंडर द इफेक्ट ऑफ एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जैसे ही फॉलिकल पूरा डेवलप हो गया, एफएसएच का काम खत्म हो गया। ओके, अभी किसका काम चालू होगा, एलएच। एलएच कहां से आ रहा है, पिट्यूटरी से ही आ रहा है। जैसे एफएसएच खत्म हुआ, एलएच आया। एलएच ने क्या किया, ये फॉलिकल को बर्स्ट किया, जिसकी वजह से oocyte एग रिलीज हुआ। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन। सो ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस अंडर द इफेक्ट ऑफ विच हार्मोन, इट टेक्स प्लेस अंडर द इफेक्ट ऑफ एलएच हार्मोन, ओके, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। Okay, meanwhile developing follicle completes its development, it bursts under the effect of luteinizing hormone, underline करो, and oocyte is released. This is called ovulation, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। Remaining tissues of the burst follicle forms corpus luteum and corpus luteum starts to secrete progesterone. अभी ध्यान दो यहाँ पे,
ये फॉलिकल है, ये फॉलिकल के अंदर है कि देखो अगेन नेक्स्ट प्रोसेस में जैसे ही LH आएगा, LH क्या करेगा, इस फॉलिकल को बर्स्ट करेगा, एग रिलीज करेगा। अभी जो बचे हुए सेल्स है, द रिमेनिंग सेल्स ऑफ दिस फॉलिकल, एग तो निकल गया, oocyte निकल गया, oocyte जाने के बाद जो बचा कुचा फॉलिकल है, इट कन्वर्ट्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम एंड कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स हार्मोन कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अंडरस्टूड दिस। इसका मतलब ऑर्डर में सबसे पहले FSH आएगा। ओके, वो क्या करेगा, फॉलिकल्स को डेवलप करेगा, फॉलिकल के अंदर एग है उसको डेवलप करेगा। फिर फॉलिकल्स के सेल्स क्या सीक्रेट करेंगे, वो सीक्रेट करेंगे एस्ट्रोजन, सेकेंड हार्मोन। एस्ट्रोजन क्या करेगा, यूट्रस का इनर वॉल एंडोमेट्रियम उसको डेवलप करेगा, उसका थिकनेस बढ़ाएगा। ओके, जैसे ही फॉलिकल डेवलप हो गया, ओके, oocyte एंड ऑल डेवलप हो गया, FSH का काम बंद हो जाएगा। अभी कौन सा हार्मोन आएगा, थर्ड हार्मोन जो पिट्यूटरी सीक्रेट कर रहा है वो है LH। यस, LH क्या करेगा, वो फॉलिकल को रप्चर करेगा, एग को रिलीज करेगा। एग को रिलीज करने के बाद जो बचा हुआ फॉलिकल्स के सेल्स है वो कन्वर्ट होते हैं इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। अच्छा, ये कॉर्पस ल्यूटियम बनाने का काम भी LH करेगा। LH oocyte को रिलीज करेगा, जिसको हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं। उसके अलावा बचे हुए फॉलिकल्स के जो सेल्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं इनटू कॉर्पस ल्यूटियम एंड कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स द फोर्थ हार्मोन दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, सो endometrium, so you can see here remaining tissues of the burst follicle forms corpus luteum. Corpus luteum starts to secrete progesterone. Endometrial glands secrete their secretion under the effect of progesterone. Such endometrium is ready for implantation of the embryo. Endometrial glands मतलब ये endometrium के अंदर जो glands है वो क्या करते हैं, वो progesterone, वो जो भी secrete करते हैं वो progesterone के effect की वजह से secrete करते हैं। And progesterone, if you see यहाँ पे जो progesterone and estrogen का concentration ज्यादा है, you can see ये wall और thick हो रहा है। See, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये इस यूट्रस का वॉल एंडोमेट्रियम को थिक रख रहा है। देखो थिक क्यों थिक रख रहा है, ओके, याद करो स्पर्म एंड एग का यूनियन जो बना है जाइगोट, जाइगोट आके डेवलप होगा। ओके, उसके जो सेल्स है वो यूट्रस के अंदर इंप्लांट होंगे। ये जो यूट्रस का वॉल है इसके अंदर वो जाइगोट इंप्लांट होने वाला है। जाइगोट के जो डिविजन्स है, जो सेल्स है, वो यहाँ पे इंप्लांट होने वाले हैं। और जैसे इंप्लांट हो जाएगा मतलब वो पर्टिकुलर फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट होगी। अगर इंप्लांट नहीं हुआ, लेट्स से आगे देखो, सी सच एंडोमेट्रियम इज रेडी फॉर इंप्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो, बट इफ oocyte इज नॉट फर्टिलाइज्ड विद इन 24 आवर्स। ओके, ये मैंने अभी क्या बात किया था कि एग रिलीज हुआ, एग ओविडक्ट में आ गया, ओविडक्ट फेलोपियन ट्यूब में आने के बाद स्पर्म एंड एग का यूनियन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट के डिविजन्स हुए, बहुत सारे सेल्स बने, एक गोला बना, एम्ब्रियो बना। अभी वो एम्ब्रियो यूट्रस में आएगा, फेलोपियन ट्यूब से होते होते यूट्रस में आएगा। याद करो यहाँ पे हमने ऑलरेडी पढ़ा था, ध्यान दो, ये ओके, यहां से एग रिलीज हुआ, यहाँ पे जाइगोट बना, जाइगोट के डिविजन्स हो रहे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, से बहुत से सेल्स बनेंगे और बहुत से सेल्स करके एक एम्ब्रियो बनेगा और वो एम्ब्रियो यूट्रस के वॉल के अंदर जाएगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्प्लांट। जैसे इम्प्लांटेशन हो गया मतलब वो फीमेल प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है, मतलब ये वॉल थिक होना चाहिए इम्प्लांटेशन के लिए, एंड प्रोजेस्टेरॉन विल कीप दैट वॉल थिक। अंडरस्टैंड, ओके। लेकिन लेट्स टेक अनदर सिचुएशन। अभी अभी यहाँ पे हमने बोला कि जाइगोट बना है। सेकेंड सिचुएशन, सेकेंड कंडीशन, एग रिलीज हुआ, एग फेलोपियन ट्यूब मतलब ओविडक्ट में आ गया, यहां से एग रिलीज हुआ और ये यहाँ पे आ गया, लेकिन वहां पे सेक्सुअल एक्ट ही नहीं हो रहा है, स्पर्म्स ही नहीं एंटर हुए। सेक्सुअल एक्ट नहीं मतलब स्पर्म्स नहीं, स्पर्म्स नहीं मतलब स्पर्म एंड एग का यूनियन नहीं, मतलब ना जाइगोट ना एम्ब्रियो। अभी एम्ब्रियो ही नहीं बना तो इम्प्लांटेशन भी नहीं हुआ। इसका मतलब अभी ब्रेन को पता चलता है भाई कि यहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है, मतलब ये लेडी प्रेग्नेंट नहीं है। ओके, सो इफ द oocyte is not fertilized within 24 hours, corpus luteum becomes inactive and transforms into corpus albicans. Due to this, secretion of estrogen and progesterone stops completely. Okay, understand करो ये बात। Okay, तो अगर एम्ब्रियो बना तो ये वॉल के अंदर वो एम्ब्रियो जाएगा, इम्प्लांटेशन बोलते हैं उसको, इम्प्लांट होगा मतलब ये लेडी प्रेग्नेंट हुई। लेकिन सेकेंड कंडीशन में अगर हम लोग बोलते हैं कि अगर जाइगोट बना ही नहीं, स्पर्म एंड एग का यूनियन हुआ ही नहीं, जाइगोट बना ही नहीं, तो ये वॉल के थिकनेस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वॉल का थिकनेस सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए चाहिए। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ध्यान दो, जैसे ही जाइगोट फॉर्म ही नहीं हो रहा है, एम्ब्रियो फॉर्म ही नहीं हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकान्स में कन्वर्ट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस एल्बिकान्स। एंड कॉर्पस एल्बिकान्स जो है, ओके, कॉर्पस एल्बिकान्स जो है, सी इधर लिखा है, कॉर्पस एल्बिकान्स कोई भी हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। लुक एट दिस,
याद तक कॉर्पस ल्यूटियम ने ये हार्मोन बनाया था प्रोजेस्टेरॉन, एंड एस्ट्रोजन भी था, लेकिन कॉर्पस अल्बिकांस ने क्या किया, हार्मोन्स का लेवल कम कर दिया। हार्मोन्स कम हो गए तो वॉल ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। ओके, ध्यान दो यहाँ पे। If oocyte is not fertilized during 24 hours, corpus luteum becomes inactive and transforms into corpus albicans. Due to this, secretion of estrogen and progesterone stops completely. Endometrium starts to degenerate. In absence of these two hormones, tissue of degenerating endometrium and unfertilized ovum are discarded out through vagina. This is accompanied with continuous bleeding. Bleeding continues approximately for 5 days. This is called menstruation. Okay? बच्चों समझो, यहाँ पे ओव्यूलेशन वापस एक बार रिपीट करती हूँ। ओके, यहाँ पे जो है ओव्यूलेशन किस हार्मोन की वजह से हो रहा है, एलएच। फॉलिकल डेवलप हो गया, अंदर एग डेवलप हो गया, जैसे ये डेवलप हो गया एफएसएच स्टॉप हो गया, अभी एलएच सीक्रेट होगा। एलएच क्या करेगा, ये पर्टिकुलर फॉलिकल को रप्चर करके एग को रिलीज करेगा। जैसे ही एग रिलीज हुआ वो कहा जाएगा ओविडक्ट में गया। ठीक है, साइमल्टेनियसली ये जो बचा हुआ फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, एंड कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, इस वॉल के थिकनेस को बढ़ाएगा और ये यूट्रस का वॉल एंडोमेट्रियम और थिक हो जाएगा। अगर ये एग जो ओविडक्ट में गया है, अगर वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हुआ, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, तो वो एम्ब्रियो ओविडक्ट से होते होते यूट्रस में आएगा और यूट्रस के वॉल के अंदर इंप्लांट होगा, मतलब वो लेडी प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई। ठीक है, लेकिन अनदर कंडीशन, अगर वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं है, मतलब जाइगोट बना नहीं, एम्ब्रियो बना नहीं, इंप्लांटेशन नहीं हुआ, तो कॉर्पस ल्यूटियम चेंजेस इनटू कॉर्पस एल्बिकांस। कॉर्पस ल्यूटियम क्या बन जाएगा, कॉर्पस एल्बिकांस, एंड कॉर्पस एल्बिकांस डज नॉट सीक्रेट एनी हार्मोन, सो उस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा। जैसे ही फीमेल के बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है, इमीडिएटली ये जो वॉल है एंडोमेट्रियम जो थिक हुआ था वो स्लोली स्लोली ब्रेक होने लगता है। ओके, और याद रखो कि ये जो वॉल है ना, इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, कैपिलरीज एंड ऑल द थिंग। तो जब वो वॉल ब्रेक हो गया तो वो कैपिलरीज भी ब्रेक होते हैं, इसीलिए ब्लीडिंग होता है। ओके, सो क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान दो। If the oocyte is not fertilized within 24 hours, corpus luteum becomes inactive and transforms into corpus albicans. Due to this, secretion of estrogen and progesterone stops completely. Endometrium starts to degenerate, वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है। In the absence of these two hormones, ये दो hormones के absence की वजह से एंडोमेट्रियम ब्रेक होता है। Tissues of degenerating endometrium, जो टिश्यूज है, एंडोमेट्रियम ब्रेक हुए तो उसके टिश्यूज भी तो ब्रेक होंगे। टिश्यूज ऑफ डीजेनरेटिंग एंडोमेट्रियम एंड अनफर्टिलाइज ओवम, जो ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ था, जो ओविडक्ट से अभी यूट्रस में आएगा, वो भी तो उस टिश्यूज के साथ बाहर निकलेगा। ओके, आर डिस्कार्डेड आउट थ्रू द वजाइना, कहां से बाहर निकलेगा, थ्रू द वजाइना। इस प्रोसेस में मैंने बोला कि ये वॉल में बहुत सारे ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स भी रप्चर हो रहे हैं तो ब्लीडिंग होगा। This is accompanied with the continuous bleeding. Bleeding continues approximately for 5 days and this is called menstruation. ये जो bleeding होता है वो 5 दिन तक चलता रहता है, क्योंकि 5 दिन तक वो वॉल ब्रेक होगा और इस प्रोसेस को बच्चों बोलते हैं menstruation. ओके, सो यहां तक समझ में आया तुम लोग को? चलो क्विकली रिवाइज करते हैं वापस एक बार। ओके, तुम बोलोगे मैम कितनी बार रिवाइज कर रही है? यस, रिवाइज करूंगी क्योंकि तुम्हारा प्रॉपर्ली वो होना चाहिए। ओके, बाय हार्ट होना चाहिए। कम ऑन, कौन से वी आर टॉकिंग अबाउट व्हिच टॉपिक नाउ? मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है? 28 to 30 डेज का एक साइकिल होता है। जैसे 28 डेज खत्म हो जाएगा, वापस डे 1 आ जाएगा नेक्स्ट साइकिल का। ठीक है, इट्स अ साइकिल, सो इट विल गो ऑन हैपनिंग। ठीक है, उसके बाद कौन से कितने हार्मोन्स वहां पे रिस्पॉन्सिबल है? 4। कौन से हार्मोन्स है? एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ऑर्डर वाइज सबसे पहले कौन सा होगा? सबसे पहला होगा एफएसएच। कौन प्रोड्यूस कर रहा है एफएसएच? एफएसएच इज प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड ने एफएसएच बनाया। एफएसएच क्या करेगा? ओवरीज के अंदर जो बहुत सारे फॉलिकल्स हैं उसमें से एक फॉलिकल को डेवलप करेगा, उसके अंदर oocyte को भी डेवलप करेगा। ओके, सेकंड, फॉलिकल जब डेवलप हो रहा है, फॉलिकल के जो सेल्स है वो क्या सीक्रेट करेंगे? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की वजह से क्या होने वाला है? एंडोमेट्रियम, यूट्रस का वॉल रिपेयर होने वाला है और वो डेवलप होने वाला है। ओके, प्रॉपर्ली वो थिक होने वाला है। ओके, जैसे ही फॉलिकल बन गया, oocyte बन गया, एफएसएच सीक्रेशन स्टॉप हो जाएगा। अभी कौन सा थर्ड हार्मोन आएगा? वो है एलएच। कहां से आएगा? वो पिट्यूटरी से आएगा। वो क्या करेगा? वो oocyte को रप्चर करेगा, एग को रिलीज करेगा। एग रिलीज होके कहा जाएगा? ओविडक्ट में गया। ओके, जैसे वो ओविडक्ट में गया उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली फॉलिकल के बचे हुए सेल्स है वो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करेगा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, फोर्थ हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? जो एंडोमेट्रियम थिक हो रहा है उसको और थिक करेगा, क्योंकि वहां पे एम्ब्रियो अंदर जाने वाला है तो वॉल को थिक होना चाहिए, तो वो थिकनेस को मेंटेन करेगा। ओके, अभी जो एग ओविडक्ट में आया है, फेलोपियन ट्यूब में आया, अगर सपोज उस सेक्सुअल एक्ट हुआ और स्पर्म एंड एग का यूनियन हुआ, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना,
तो वो एम्ब्रियो जाके उस एंडोमेट्रियम का जो थिकन्ड वॉल है उसके अंदर जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या करता है? प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है, मतलब ये लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है। अगर ये लेडी प्रेग्नेंट है तो प्रोजेस्ट्रॉन भी वैसे ही रहेगा, ये भी बता देती हूं मैं, प्रोजेस्ट्रॉन भी वैसे रहेगा 9 महीने के लिए, ताकि वो वॉल थिक रहे, क्योंकि वो बच्चा अंदर डेवलप हो रहा है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर स्पर्म एंड एग का यूनियन नहीं हुआ है, मतलब वो लेडी प्रेग्नेंट ही नहीं है। अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो वॉल की थिकनेस की जरूरत नहीं है, उस टाइम पे वो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू कॉर्पस अल्बिकांस। ओके, कॉर्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट हो गया? इनटू कॉर्पस अल्बिकांस, एंड कॉर्पस अल्बिकांस डज नॉट सीक्रेट एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन। सो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन का जो लेवल है फीमेल के बॉडी में वो कम हो जाएगा, और उसका कम होना मतलब वो वॉल ब्रेक होना। So when will the uterus degenerate? When will the uterus wall endometrium break? It will break because of the lower levels of estrogen and progesterone in the blood. Okay? So because of lowering, ये जो दोनों hormones कम हो गए, वो wall को break करना शुरू हो जाएगा। wall बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज है उस वॉल में, तो क्या होने वाला है? वो ब्लीडिंग होगा। ओके, बहुत सारा ब्लीड, टिश्यूज जो है, ब्रोकन टिश्यूज, जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, और ये जो ब्लड है वो पूरा वजाना से बाहर निकलेगा, और वो जो पूरा जो प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, वो उसको बोलते हैं मेनिस्ट्रेशन। सो ब्लीडिंग कंटिन्यूस कितने दिन के लिए होता है? अराउंड अप्रोक्सीमेटली 5 days। सो ब्लीडिंग कंटिन्यूस अप्रोक्सीमेटली फॉर 5 days एंड दिस इज कॉल्ड मेनिस्ट्रेशन। Unless the oocyte is fertilized and embryo is implanted, this process is repeated every month. If the embryo is implanted, repetition of the cycle is temporarily stopped. Yes, अगर सपोज यहाँ पे अगर वो लेडी प्रेग्नेंट है और इस यूट्रस के अंदर बच्चा डेवलप हो रहा है, तो वो यूट्रस का वॉल को थिक रखने के लिए प्रोजेस्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब वो लेडी प्रेग्नेंट है तो प्रोजेस्ट्रॉन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन, वो वैसे के वैसे ही रहेगा। ओके, क्योंकि कॉर्पस लुटियम चेंज नहीं होगा कॉर्पस अल्बिकांस में। सो व्हेन द लेडी इज प्रेग्नेंट, रिमेंबर स्टूडेंट्स, व्हेन द लेडी इज प्रेग्नेंट, दैट टाइम फॉर दैट 9 months कॉर्पस लुटियम विल बी देयर एंड इट विल सिक्रेट द प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है। So unless the oocyte is fertilized and embryo is implanted, the process is repeated every month. If the embryo is implanted, repetition of the cycle is temporarily stopped till partition and thereafter period of breastfeeding. Okay, menstrual cycle is a natural process and the women experience several pains during this period. Several severe weakness, severe pains and during the period severe weakness is felt due to heavy bleeding. Definitely, क्योंकि tissues break हो रहा है, bleeding हो रहा है, तो weakness आएगा और pain भी होगा. There's a high possibility of infections too during this overall period. Due to all such reasons, there is need of rest along with special personal hygiene. तो इस टाइम पीरियड में वो फीमेल ने रेस्ट करना चाहिए एंड पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करना चाहिए। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ओके, रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। Many couples cannot have children due to various reasons. अभी हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कस किया, राइट? हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे क्या क्या कौन से हार्मोन्स एंड ऑल। अभी इमेजिन करो कि हम लोग देखते हैं कि बहुत बार ऐसे कपल्स होते हैं जिनको बच्चे ही नहीं होते, शादी करके 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल है, लेकिन उनको बच्चे नहीं है। ओके, तो क्या आजकल ऐसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है जिससे उनको बच्चे हो सकते हैं? यस, अब लेट अस डिस्कस विद दैट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। ठीक है। So many couples cannot have children due to various reasons. In case of women, अभी women में क्या प्रॉब्लम हो सकता है एंड मेल्स में क्या प्रॉब्लम, वो हम लोग देखते हैं। तो अंडरलाइन करोगे तुम कि फीमेल्स के प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाट आर द रीजंस कि फीमेल्स में ये कम हो सकता है, मतलब उनको वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। सो इन केस ऑफ वुमेन क्या क्या प्रॉब्लम्स है? ओके, इरेगुलरिटी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर उनका जो अभी हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा है, अगर वो ठीक से नहीं हो रहा है, इरेगुलर हो रहा है। डिफिकल्टीज इन oocyte प्रोडक्शन, अगर उनके ओवरी में ठीक से एग्स नहीं बन रहे, oocytes नहीं बन रहे। ऑब्स्टेकल्स इन द ओविडक्ट, अगर ओविडक्ट है वो ब्लॉक्ड है, कुछ ना कुछ रीजन की वजह से उसके अंदर एग आ ही नहीं पा रहा है। ओके, डिफिकल्टीज इन इम्प्लांटेशन इन द यूट्रस। ओके, अगर इम्प्लांट नहीं, सब कुछ हो गया लेकिन वो वॉल के अंदर इम्प्लांट, एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांट ही नहीं हो रहा है। ओके, एंड मेनी अदर रीजंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो अभी हम लोग ने बात किया कि अगर वो कपल्स को बच्चे नहीं हो रहे हैं और उसमें क्या प्रॉब्लम फीमेल के साथ, मतलब डिफेक्ट हो सकता है आइदर मेल में या डिफेक्ट हो सकता है फीमेल में। अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो फीमेल की बॉडी में क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं। सो कौन से वापस रिवाइज करते हैं। फीमेल में अगर वुमेन में बच्चा नहीं हो, उसका रीजन क्या, अगर वो डिफेक्ट वुमेन में है तो क्या क्या हो सकता है।
मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो सकते हैं, उस साइड प्रोडक्शन में डिफिकल्टी है, वो उस साइड एग नहीं ठीक से बना रहे, ऑब्स्टेकल्स है ओविडक्ट में, ओविडक्ट ब्लॉक्ड है, ओविडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है, एंड डिफिकल्टीज इन द इम्प्लांटेशन यूट्रस में ठीक से नहीं हो रहा है, और बहुत से अदर रीजंस भी हो सकते हैं, हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल सिक्रीशंस ठीक से नहीं हो रहे, उसकी वजह से भी हो सकते हैं। ओके, ये हुआ फीमेल्स के बारे में। नाउ लेट्स सी कि मेल्स के बारे में क्या क्या हो सकता है, मतलब मेल्स में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। ओके, ठीक है, अभी एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स इन द सीमेन, स्लो मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स। ओके, मतलब जो सीमेन है, जो मेल फ्लूइड होता है, उसमें स्पर्म काउंट कम है, ओके, या एब्सेंट है, स्पर्म्स ही नहीं है। ओके, सो एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स इन द सीमेन, स्लो मूवमेंट, अगर स्पर्म्स फास्ट नहीं मूव करे तो एग की तरफ पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो जाइगोट ही नहीं फॉर्म होगा। एनोमलीज इन द स्पर्म्स आर द रीजंस इन द केस ऑफ मेल्स, अगर स्पर्म्स बन रहे हैं फिर भी उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, ओके, वो उसका नंबर ठीक नहीं है, वो नंबर स्पर्म काउंट ठीक नहीं है, या स्पर्म के टेल नहीं है, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अगर स्पर्म के स्ट्रक्चर में है तो भी हो सकता है। ओके, सो फीमेल के प्रॉब्लम्स, ये जो मैंने रेड पेन से मार्क किया है वो है, एंड ग्रीन कलर से जो मार्क किया है वो मेल्स के लिए। तो दे कैन आस्क यू कि व्हाट इज द रीजन दैट द कपल्स आर नॉट कंसीविंग, नॉट हैविंग चिल्ड्रन। इफ दे आस्क अबाउट द फीमेल्स यू विल राइट अबाउट दिस, इफ दे आस्क अबाउट द मेल्स यू विल राइट अबाउट दिस, ठीक है। But is it possible nowadays with the modern technologies, is it possible that they can have children? Yes. Okay. So, but now with the help of advanced medical techniques like IVF, that is in vitro fertilization, surrogacy, sperm bank, the childless couples can have children. Okay? मतलब ये सब टेक्नोलॉजीज है जिसकी वजह से वो जो कपल्स है जिनको इतने साल बच्चे नहीं हो रहे हैं उनको बच्चे हो सकते हैं। Now let us talk about the first one, that is in vitro fertilization. So let's talk now about in vitro fertilization. IVF. In this technique, fertilization is brought about in the test tube and the embryo formed is implanted in the uterus of the woman at appropriate time. Okay, in vitro fertilization. तुमको fertilization का मीनिंग मालूम है, sperm and egg का union to form zygote को बोलते हैं fertilization. In vitro, विट्रस मीन्स ग्लासवेयर्स, ग्लास होता है ना, कांच। ओके, अब ये टेस्ट ट्यूब्स किससे बनते हैं, टेस्ट ट्यूब्स हो या फ्लास्क हो या पेट्री डिशेस हो, ये कांच से बनती है, ग्लास से बनती है, राइट। सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है स्पर्म एंड एग का यूनियन बॉडी से बाहर कांच में, मतलब टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, इसलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, इजंट इट। पूरा बच्चा टेस्ट ट्यूब में नहीं डेवलप होता है, लेकिन जो जाइगोट फॉर्म होता है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है। सो व्हाट आर दे सेइंग, दे आर सेइंग दैट in this technique fertilization मतलब sperm and egg union to form zygote is brought about in the test tube, ये zygote बना। नाउ जो zygote के आगे थोड़े से डिविजन्स रखेंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे, जो एम्ब्रियो जो फॉर्म हुआ है उसको फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं प्रॉपर टाइम पे, ठीक है। IVF technique is used for having the child in case of those childless couples who have problems like less sperm count, obstacles in the ovaries, जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किए। अगर ये सब प्रॉब्लम्स उस मेल एंड फीमेल में हो रहे हैं तो उसमें IVF ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। ओके, सो आई होप सर ये क्लियर है। अभी हम लोग IVF इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो, विट्रो मतलब ग्लासवेयर्स, मतलब स्पर्म एंड एग का यूनियन टू फॉर्म जाइगोट ग्लासवेयर में होता है, टेस्ट ट्यूब में होता है। वो जाइगोट के कुछ सेल डिविजन्स करके एम्ब्रियो बनाते हैं और फिर उस एम्ब्रियो को फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं प्रॉपर टाइम पे, इसको हम लोग बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सेकेंड है सरोगेसी। सरोगेसी, some women have problem in implantation of embryo in the uterus. Such women can take the help of the modern remedial technique called as surrogacy. Okay, see some women have problem in implantation, मतलब ये पर्टिकुलर फीमेल है, इसमें फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, एग डेवलप हो रहा है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छा है, उसके हार्मोन्स ठीक है, एवरीथिंग इज गुड। ओके, ओविडक्ट में कुछ ब्लॉकेजेस नहीं है, सब कुछ हो गया है, जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया। प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, तो ये ऐसी फीमेल है, इसका इम्प्लांट, इसके यूट्रस में इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है एम्ब्रियो का। सो जिस फीमेल के यूट्रस वॉल एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन नहीं होता है, दैट फीमेल कैन गो फॉर सरोगेसी। सो व्हाट आई सेइंग, सच वुमेन कैन टेक द हेल्प ऑफ मॉडर्न रेमेडियल टेक्निक्स कॉल्ड सरोगेसी। सो अंडरलाइन करो, ये सरोगेसी कब होती है, क्या रीजन होता है कि सरोगेसी करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रीजन है। Some women have problem in implantation of embryo in the uterus, ये इंपॉर्टेंट है। इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम है
तभी सरोगेसी करते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. ओके, सो सम वुमेन हैव प्रॉब्लम इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन द यूट्रस. सच वुमेन कैन टेक द हेल्प ऑफ मॉडर्न रेमेडियल टेक्निक कॉल्ड एज सरोगेसी. इन दिस टेक्निक oocyte is collected from the ovary of the women having problems in implantation in the uterus. ठीक है, so what they are saying, oocyte is collected from the ovary of the women having problems in implantation in the uterus. Now see, in this technique oocyte is collected from the ovary of the women, मतलब जिसको implantation का problem है, ठीक है, उस पर्टिकुलर फीमेल जो होगी उसका क्या करेंगे, उसके ओवरी से oocyte निकालेंगे. देखो उसको implantation का ही प्रॉब्लम है, ओवरी oocyte बना रही है, सब कुछ हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जिस फीमेल के implantation में प्रॉब्लम है उस फीमेल का oocyte लेंगे. ठीक है, oocyte is collected from the ovary of the woman having problem in implantation. That oocyte is fertilized in the test tube with the help of sperms collected from her husband. अभी इसी फीमेल के हस्बैंड से स्पर्म कलेक्ट करते हैं और वो स्पर्म और इस फीमेल का जो एग है, oocyte है, उसको टेस्ट ट्यूब में आईवीएफ ट्रीटमेंट जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उससे जाइगोट बनाते हैं. जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनाते हैं और जो भी एम्ब्रियो बना है वो किसी और फीमेल, द अदर फीमेल, नॉट दिस फीमेल, ये हस्बैंड की वाइफ वो नहीं है, वो कपल की बात नहीं करेगी, कोई और फीमेल. ओके, सो सी इट्स सेड, now that oocyte is fertilized in a test tube with the help of the sperm collected from her husband. The embryo formed from such implantation is implanted in the uterus of some other woman having normal uterus. ओके, तो ये कोई और फीमेल है जो इन कपल के बच्चे को जन्म दे रहे हैं. वापस बोल रही हूं, ये सरोगेसी उसी फीमेल के लिए की जाती है जिसको इम्प्लांटेशन में तकलीफ है, बाकी उसके बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, उसके यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, बाकी सब कुछ हो रहा है. तो ऐसे फीमेल के एग को लिया जाता है, मतलब oocyte को लिया जाता है, उसी फीमेल के हस्बैंड के स्पर्म्स को ले जाते हैं, स्पर्म एंड एग का यूनियन टेस्ट ट्यूब में किया जाता है जिससे जाइगोट बनेगा. जाइगोट के बाद आगे एम्ब्रियो बनेगा और ये एम्ब्रियो को किसी और फीमेल, नॉट दिस फीमेल जिससे हम लोगों ने ये लिया, एग लिया, वो नहीं, कोई और फीमेल जो होगी उसके अंदर ये जो जाइगोट, ये एम्ब्रियो है, उसको इम्प्लांट करते हैं उसके यूट्रस में. ठीक है, इसको सरोगेसी बोला जाता है. The embryo formed from such fertilization is implanted in the uterus of some other woman having normal uterus. Such a woman in whose uterus the embryo is implanted is called surrogate mother. मतलब देखो यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है तुम लोग को, ये हस्बैंड एंड वाइफ है और ये सरोगेट मदर है. ठीक है, मतलब ये फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है तो इसका एग लेते हैं, ये फीमेल का एग लेते हैं. ओके, चलो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, इस फीमेल का क्या लिया, एग लिया, इसके हस्बैंड के क्या लिए, स्पर्म्स लिए. ये स्पर्म्स एंड एग का यूनियन कैसे हो रहा है, आईवीएफ से हो रहा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है. ओके, आईवीएफ से क्या बना, एम्ब्रियो बना और ये एम्ब्रियो इस फीमेल के यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किया जाता है. ओके, इसका मतलब इन दोनों का जो एम्ब्रियो है, मतलब स्पर्म और एक इनका है, वो ये डेवलप करिए, ये प्रेग्नेंट, तो ये सरोगेट मदर हुई. ये सिर्फ उस बच्चे को जन्म देगी और जो जन्मा हुआ बच्चा है वापस इसको सौंप देंगे, इनको सौंप देंगे. ठीक है, तो ये सरोगेट मदर. सो आई होप सो तुमको सरोगेसी समझ में आया. ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पर्म बैंक. स्पर्म बैंक या सीमेन बैंक. There are various problems in sperm production as mentioned above, right? हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि स्पर्म की वजह से क्या क्या स्पर्म प्रोडक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, राइट? In case of many men, there are various problems in sperm production as mentioned above in case of many men. So as to have the children in case of such couples, new concept of sperm bank has been introduced. This concept is similar to blood bank. जैसे blood bank होता है जिसमें ब्लड, किसको ब्लड चाहिए वो ब्लड दिया जाता है, ऐसे कंडीशन भी होते हैं जहाँ पे स्पर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए स्पर्म बैंक भी बनाया गया है. ठीक है, semen ejaculated by the desired men is collected after their thorough physical and medical checkup and stored in the sperm bank. तो जिनका फिजिकल एंड मेडिकल चेकअप करते हैं और उस पर्टिकुलर मेल के स्पर्म्स को स्पर्म बैंक में स्टोर किया जाता है ताकि जो नीडी पर्सन है, जिसके स्पर्म काउंट कम है, जो स्पर्म काम नहीं करे, ऐसे पर्सन को ये स्पर्म दिए जाते हैं. ठीक है, ऑफ कोर्स टेकिंग केयर, इस पर्सन जो स्पर्म दे रहा है उसका नाम नहीं बताते हैं, इवन जो ले रहा है उसका भी नाम नहीं बताते हैं. ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है. एज पर द विश ऑफ नीडफुल कपल, oocyte of a woman of the concerned couple is fertilized by IVF technique using the semen from the sperm bank. Okay, मतलब अगर सपोज वो as per the wish of the needful couple, oocyte of the woman of the concerned couple,
कंसर्न कपल का जो फीमेल है उसका ऊसाइड ले जाता है और ये जो स्पर्म बैंक से जो स्पर्म्स लाए उसको आईवीएफ ट्रीटमेंट से फर्टिलाइज करके जाइगोट से एम्ब्रियो बनाते हैं। रिजल्टेंट एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस ऑफ द सेम वुमन, सेम वुमन के अंदर वो डाला जाता है। ठीक है, नेम ऑफ द सीमेन डोनर इज स्ट्रिक्टली केप्ट सीक्रेट एज पर द लॉ। मैंने ऑलरेडी तुमको बोला कि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है कि स्पर्म डोनर का नाम नहीं बताया जाता है। ठीक है, ये समझा। अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्विंस। ट्विंस का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है शॉर्ट्स में, आप शॉर्ट्स भी देखा करो बच्चों। शॉर्ट्स, मेरे जो शॉर्ट्स है उसमें मैंने ट्विंस, मोनोजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक ट्विंस, ओके, सियामिस ट्विंस, ये सब मैंने डिस्कस किया है, वो भी देखा करो। ठीक है, नाउ ट्विंस, two embryo develop simultaneously in the same uterus and thus two offsprings are delivered simultaneously. Such offsprings are called as twins. Offspring मतलब young ones, the बच्चे। दो एम्ब्रियो डेवलप होते हैं यूट्रस में और वो दोनों एम्ब्रियो बड़े भी होते हैं, मतलब एक साथ डेवलप होते हैं और वो डिलीवर होते हैं, ऐसे बच्चों को हम लोग बोलते हैं ट्विंस। सो टू एम्ब्रियोज डेवलप साइमल्टेनियसली इन द सेम यूट्रस एंड thus two offsprings are delivered simultaneously. Such offsprings are called as twins. Many couples have twins. There are two main types of twins. Okay, दो टाइप के ट्विंस है, अंडरलाइन करोगे, मैंने ऑलरेडी बोला, इसका मैंने वीडियो बनाया है बच्चों, तो तुम इसको जरूर देखो शॉर्ट्स। ओके, सो दो टाइप के ट्विंस है, एक है मोनोजाइगोटिक ट्विंस एंड दूसरा है डाइजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर फॉर्म फ्रॉम द सिंगल एम्ब्रियो। ओके, ये मोनो मतलब सिंगल, सो मोनोजाइगोटिक सिंगल एम्ब्रियो से बना है। During early period of embryonic development, within 8 days of zygote formation, cells of that embryo develop into two groups. Those two groups develop as two separate embryo, and thus monozygotic twins are formed. Such twins are genetically exactly similar to each other. Underline करो, ये एकदम डिट्टो सेम रहेंगे। Due to this, such twins are exactly similar in their appearance and their gender is also the same. ये सेम सेक्स के होंगे, मतलब दोनों लड़कियां हो सकती है, दोनों लड़के हो सकते हैं। Both will be either boys or both will be either girls. This is the monozygotic twins. See, दो टाइप के ट्विंस होते हैं, एक है मोनोजाइगोटिक एंड दूसरा है डाइजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक मतलब एक ही जाइगोट से बने हुए हैं। ठीक है, सो वापस रिपीट कर रही हूं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल एम्ब्रियो, एक सिंगल स्पर्म में जाइगोट बना, ये डेवलप, इनिशियली वो ब्रेक होके दो बन रहा है। ओके, सो दो अलग जाइगोट बन रहे हैं, दो अलग एम्ब्रियो बन रहे हैं और ये दोनों एम्ब्रियो उस यूट्रस में डेवलप हो रहे हैं। ये देखो कैसे हो रहा है, ये एग है, ये स्पर्म है, यूनाइट होकर जाइगोट बने, उसके कुछ सेल्स, इनिशियली ये एम्ब्रियो डेवलप होकर दो एम्ब्रियो बने, तो दोनों भी सेम सेक्स के होंगे, आइदर ये दोनों लड़कियां होंगी या दोनों लड़के होंगे और दिखने के लिए भी सेम होंगे। ऐसे जो ट्विंस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। उनका जेनेटिक मेकअप, उनका जो जीन्स है वो ऑलमोस्ट सेम होता है एंड वो दिखने के लिए भी सेम होते हैं एंड वो सेम सेक्स के होंगे, मतलब आइदर वो दोनों लड़कियां होंगी या दोनों लड़के होंगे। ठीक है, ओके, नाउ in case of monozygotic twins, if the embryonic cells are divided into two groups 8 days after the zygote formation, there is a high possibility of formation of conjoined twins. मैंने conjoined twins, Siamese twins के बारे में भी वीडियो बनाया, प्लीज वो भी देखो। In case of monozygotic twins, if the embryonic cells are divided into two groups 8 days after the zygote formation, there is a high possibility of formation. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दो, यहाँ पे लिखा है within 8 days, मतलब स्पर्म एंड एग का यूनियन हुआ, जाइगोट बना, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार, चौथा, पांचवें दिन में ये ब्रेक हुआ है तो टोटली ये बदल, मतलब पूरी तरह से ब्रेक होगा और ये दो एम्ब्रियो बनेंगे। लेकिन लेट्स से कि अभी फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, 8 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 10 दिन, 8 दिन के बाद आफ्टर 8 डेज अगर ये ब्रेक हो रहा है तो ये पूरी तरह से ब्रेक नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं वो ज्वाइंट रहेगा। ऐसे ज्वाइंट ट्विंस को हम लोग कॉन्जॉइंट ट्विंस या सियामिस ट्विंस बोलते हैं। सियामिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहला जो केस था ये कॉन्जॉइंट ट्विंस का, वो सियाम में फाइंड आउट किया गया था। और सियाम इज लाइक आज का जो थाईलैंड है वो पहले का सियाम था, तो इसलिए उसका नाम सियामिस ट्विंस भी बोलते हैं। ठीक है, मोनोजाइगोटिक इज विद इन 8 डेज, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरलाइन करो, ये ट्रू और फॉल्स के लिए वगैरह आ सकते हैं। दैट विद इन 8 days will be what? Will be the monozygotic twins. लेकिन ऐसे ट्विंस अगर more than 8 days होते हैं, ये याद रखो, more than 8 days, 8 days after the zygote formation, 8 दिन के बाद, then they will be what twins? They will be the Siamese twins, that is conjoined twins. Okay?
मतलब कुछ ना कुछ ऑर्गन्स इनके आए थे, यू नो, लाइक उनका वर्टिबल कॉलम ज्वाइन हो सकता है, उनका हार्ट ज्वाइन हो सकता है, उनका ब्रेन साइड ज्वाइन हो सकता है, ऐसे है। सर्जरी करके उनको सेपरेट भी कर सकते हैं, कभी कभी सर्जरीज सक्सेसफुल होती है, कभी कभी सर्जरीज फेल भी होती है, ठीक है। इनको हम लोग सियामीज या कॉन्जॉइंट ट्विंस बोलते हैं। Now, occasionally, two zygotes are released from the ovary of a woman and both oocytes are fertilized by two separate sperms and thus two zygotes are formed. Okay, अभी कैसे होता है कभी कभी, ओके, यू नो, फीमेल का स्ट्रक्चर याद करो, वजाइना, यूट्रस एंड टू फैलोपियन ट्यूब्स एंड दो ओवरीज है साइड में, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, रिकॉल करो, जो पहले वीडियोस में मैंने बताया था कि ऑल्टरनेटली अगर राइट ओवरी अगर उस साइड एग को रिलीज कर दिए तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में लेफ्ट ओवरी एग रिलीज करेगी। राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी, राइट लेफ्ट ऐसे करते करते एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल वन एग इज रिलीज, ठीक है। कभी कभी बहुत रेयरली, लेकिन ऐसे होता है कि दोनों ओवरीज एग रिलीज करते हैं, दोनों ओवरीज ने एग मतलब oocyte को रिलीज किया, दोनों फेलोपियन ट्यूब में oocyte आ गया है। और अगर दोनों फेलोपियन ट्यूब में oocyte आ गया, लेट्स से कि उस टाइम पे सेक्सुअल एक्ट हुआ एंड स्पर्म्स की एंट्री हुई एंड दोनों भी स्पर्म्स जाके एग के साथ फ्यूज हुए, ये फेलोपियन ट्यूब में और ये फेलोपियन ट्यूब में, मतलब ये ओविडक्ट, राइट ओविडक्ट, लेफ्ट ओविडक्ट, दोनों में जाइगोट बने हैं। तो दोनों जाइगोट आगे आगे यूट्रस में आके डेवलप होंगे, दोनों भी इंप्लांट होंगे, दोनों डेवलप होंगे, लेकिन ये टोटली दो अलग जाइगोट है, इसीलिए इसको डाइजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं। दो जाइगोट बने ना, दो फेलोपियन ट्यूब में, दो ओविडक्ट में अलग अलग बन रहे हैं वो, इसलिए उसको डाइजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं, ठीक है। सो ओकेजनली टू oocytes आर रिलीज फ्रॉम द ओवरी ऑफ वुमेन एंड बोथ oocytes आर फर्टिलाइज्ड बाय टू सेपरेट स्पर्म्स, दो अलग स्पर्म्स, एंड thus two zygotes are formed. Two embryos are formed from two zygotes and both of the embryos are separately implanted in the uterus and thus dizygotic twins are delivered after complete development. Such twins are genetically different and may be of the same or different gender, okay, and may be same or different by gender. मतलब ये दो लड़कियां भी हो सकती है, ये दो लड़के भी हो सकते हैं, या एक लड़का और एक लड़की। ध्यान दो, जब एक लड़का एक लड़की है, ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ डाइजाइगोटिक ट्विंस में होता है। देखो हमने मोनोजाइगोटिक में देखा, उधर भी तो दो लड़कियां थी, दो लड़के थे, यहाँ पे भी यू नो दोनों जो जाइगोट है, दो लड़कियां हो सकती है, दोनों जाइगोट दो लड़के, लेकिन एक जाइगोट लड़की और एक लड़का ऐसे भी हो सकता है। तो वन गर्ल वन बॉय जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्विंस में होते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस में होते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी हमारा ये टॉपिक हो गया। अभी हमारा लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ओके। सो वी आर अबाउट टू एंड द चैप्टर, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यू नो, हेल्थ इज सो इंपॉर्टेंट। हम लोग ओवरऑल हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। A person's state of being physical, mental and social strongness is called health. Okay, तीन चीजें जो हेल्थ के लिए चाहिए, वो तुम फिजिकली फिट होने चाहिए, मेंटली फिट होने चाहिए एंड सोशली। अंडरलाइन करो, ओके। जो तीन क्राइटेरिया है जो फिटनेस या हेल्थ को बताता है वो है फिजिकल, मेंटल, सोशल। You have to be physically fit, mentally fit and socially fit to become healthy. In our country, there seems to be lack of awareness regarding reproductive health due to various reasons like social customs, traditions, illiteracy, shyness, etc. हम लोग हेल्थ के बारे में, ओवरऑल हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन बहुत जगह पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात नहीं की जाती। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज ऑफ द शाइनेस। मतलब लोग शर्माते हैं, अरे कैसे बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। इलिटरेसी है, लोग सोचते हैं अरे यार क्या बात कर रहे हैं यार, ये लोग क्या बात कर रही है, ऐसे होते हैं, ठीक है। एंड ट्रेडिशंस, कस्टम्स, कि you are not supposed to talk about the reproduction, you're not supposed to talk about the sex and all, okay. Now especially there seems to be indifference towards reproductive health of women, okay. women के बारे में कोई सोचता नहीं, reproductive health of women के बारे में ध्यान ही नहीं दिया जाता है। Occurrence of menstrual cycle is related with reproductive and overall health of the women. Nowadays women are working at par with men, right? आजकल जो है वो नारी जो है वो भी काम करती है, the females are working along with the men, right? So due to this they have to stay outdoors for whole day. Bleeding occurs during menstrual cycle. Due to this private organs, genital organs need to be maintained clean time to time. क्योंकि अभी ये लेडीज भी काम करती है और लेट्स से कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग हो रहा है, फुल डे ब्लीडिंग होगी, वो बाहर जाएगी तो कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसे ऑर्गन्स को, जेनिटल ऑर्गन्स, वजाइना नॉल को क्लीन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सॉरी बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। नाउ
Okay, bleeding occurs during menstrual cycle. Due to this, private organs, genitals need to be maintained clean time to time. Otherwise, problems regarding reproductive health may arise. Some problems regarding reproductive health may arise in men too. ये ऐसे नहीं कि सिर्फ फीमेल्स में होता है, it is also happening in men too. Okay, it is essential to maintain the cleanliness of their genital organs. Genital organs like penis है या in case of female vagina है, उसको clean रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है. Among the various sexual diseases, syphilis and gonorrhea, underline करोगे. STDs, sexually transmitted diseases में जो number 1 है या ज्यादा होते हैं वो है syphilis and gonorrhea. Okay. Among the various sexual diseases, syphilis and gonorrhea occur on a large scale. Both of these are caused by bacteria. ये दोनों भी जो disease है ये bacterial disease है. Occurrence of chancre, patches on the various parts of the body including genitals, rash, fever, inflammation of the joints, alopecia, etc. are the symptoms of syphilis. Okay. Occurrence of chancre patches जो होते हैं, okay, genitals में मतलब penis पे या vagina पे से छाले पड़ जाते हैं, chancre. Okay. On various parts of the body including genitals, rash, fever, inflammation of joints, alopecia, बाल गिर जाते हैं and all. Okay. Are the symptoms of syphilis. Painful and burning sensation during urination. Oozing of pus through the penis. Okay, urination के टाइम पे burning sensation होना. Pus is like dead WBCs होते हैं ना. कभी कभी तुम देखो, अगर तुमको पिंपल हुआ तो तुम फोड़ते हो तो white चीज जो बाहर निकलते हैं उसको पस बोलते हैं. So even penis से पस निकलता है. Oozing of pus through the penis and vagina, even vagina से पस निकलता है. अगर वो फीमेल में गोनोरिया हुआ है तो inflammation of urinary tract में सूजन हुई है, इन्फ्लेमेशन हुआ है, एनस में, थ्रोट में, आईज में अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ओके, स्वेलिंग हो रही है, इन्फ्लेमेशन इज स्वेलिंग हो रही है, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया. सो दो एसटीडीज, दो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में यहाँ पे तुम लोग के साथ डिस्कस किया है, वो है सिफिलिस एंड गोनोरिया. ये दोनों भी कॉमन डिजीज है. अभी उसके साथ ये सिम्टम्स भी दिखा है तो अंडरलाइन करोगे. पहले हम लोग बात करते हैं सिफिलिस के सिम्टम्स के बारे में. सिफिलिस, chancre, patches on the various parts of the body including genital, rash, fever, inflammation of joints, alopecia. ये symptoms किसके हैं? ये syphilis के symptoms हैं. अंडरलाइन किया? ओके, मैं कलर चेंज करती हूँ अभी. ओके. एंड गोनोरिया के symptoms क्या है? गोनोरिया के सिम्टम्स है पेनफुल एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन. मतलब जब वो पर्सन यूरिनेट कर रहा है, वेदर इट्स अ फीमेल और अ मेल, ये दोनों में हो सकता है, तो जब वो यूरिनेट कर रहा है तो पेनफुल एंड बर्निंग सेंसेशन होता है, पस निकलता है पेनिस से एंड वजाना से, एंड स्वेलिंग होती है यूरिनरी ट्रैक्ट, एनस, थ्रोट एंड आईज में. मतलब गोनोरिया में इवन आंखों को इफेक्ट होता है. ठीक है. सो ये सब डिस्कशन हुआ हमारा. आई होप सो तुमको ये समझ में आया है. Okay students, now let's talk about population explosion. Okay, underline करोगे. Excessive growth of population within short duration is called as population explosion. Okay, ये one sentence के लिए definition आ सकता है. Underline करो. Excessive growth of population within a short duration is called population explosion. Okay. So excessive growth, population बहुत ज्यादा ही बढ़ रहा है, अचानक से बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा, इसको हम लोग बोलते हैं population explosion. You may have realized from the table given besides about fast population growth of India. You can see यहाँ पे Indian population दिख रहा है. 1901 में अगर तुम देखोगे ये है और 2011 में ये है. ठीक है. We have to face various problems. अगर इतना सारा population बढ़ रहा है तो definitely बहुत सारे problems होंगे. So we have to face various problems because of the fast population growth. What are the various problems because of the population explosion? They are unemployment, underline करो, unemployment, decreasing per capita income. Okay, पूरा country में जो per capita income होगा वो decrease होगा. Increasing loan, stress on natural resources. क्योंकि खाना कम मिलेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लोगों को कम खाना मिलेगा, स्ट्रेस भी बढ़ेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करना है. ओके. देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन फॉर ऑल सच प्रॉब्लम्स एंड इट इज पॉपुलेशन कंट्रोल. ये जो तुमको अगर कंट्रोल करना है तो तुमको क्या कंट्रोल करना है? तो तुमको पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है. सो देयर इज वन सॉल्यूशन फॉर ऑल सच प्रॉब्लम्स. ओके, दैट इज पॉपुलेशन कंट्रोल. एंड पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करेंगे? बाय फैमिली प्लानिंग.
it's essential for this. So population control is done by which method? It is done by the method called as family planning, where the couple tend to have only one children और 2 children but not more than that. So family planning program ऐसे होता है जिसमें जो couples होते हैं जिनको बच्चे चाहिए वो इधर एक बच्चे को जन्म देते हैं या 2 बच्चे but not more than that. That is called family planning. क्योंकि family planning करेंगे तो population control में रहेगा. There will not be population explosion. Okay. So students, ये हमारा topic जो था वो खत्म हुआ है. We are finished with the chapter life process and living organisms part 2 and ये पूरा lesson खत्म हो गया है. If you see, we have finished the chapter. Okay, let me clean it. Okay, we have done with the chapter and I hope so तुमको ये chapters जो मैंने 4 वीडियोस इस चैप्टर के बनाए वो तुमको समझ में आए. प्लीज गो थ्रू द वीडियोस अगेन एंड अगेन एंड जो भी अगर तुमको लगता है बाय चांस कि कुछ नहीं समझा है तो कमेंट सेक्शन में लीजिए और लिखिए ताकि मैं उसके लिए आपको आंसर्स करूं और नेक्स्ट टॉपिक में कौन सा स्टार्ट करूं तुम लोगों के लिए वो जरूर बताइए. ओके, थैंक यू सो मच. And don't forget to subscribe my channel. Don't forget to share this videos with your friends. Okay, जो भी तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स है आपके स्कूल में है, आपके क्लास में है, आपके साथ कहीं पे पढ़ रहे हैं, प्लीज उनको ये वीडियो जरूर शेयर करो एंड ढेर सारा प्यार मुझे दे दो. थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.